हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परदेस इन जापान। आज का हमारा टॉपिक है टॉप आईटी स्किल्स रिक्वायर्ड टू गेट अ जॉब इन जापान। इसके अंदर हम बात करेंगे उन आईटी स्किल्स के बारे में जिसकी जापान में अभी सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। मुझे बहुत से लोग क्वेश्चन पूछते हैं कमेंट सेक्शन में, नीचे यूट्यूब के अंदर, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में कि वो स्किल्स कौन सी हैं जिसके द्वारा हम जापान में अगर हमें आती है तो जॉब पा सकते हैं। ये वीडियो उसी के बारे में है। ये वीडियो मैं स्पेशली डेडिकेट करना चाहूँगा मिस्टर राम शुक्ला को, जिन्होंने काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा है आईटी का कि सर मुझे बताइए, मैं जाना चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ। ये मिस्टर राम के लिए आज वीडियो मैं बना रहा हूँ। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे हैं सब्सक्राइबर्स जो मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर आईटी के बारे में बनाइए। मैं आप सभी के क्वेश्चन जिन जिन के मेरे ध्यान में हैं कोशिश करूँगा कि सबके आंसर इस वीडियो में दे पाऊँ। इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने दो कैटेगरी मन में सोची जिनके बारे में इस वीडियो में बताऊंगा, जो कि जापान में जाने के लिए सबसे ज़्यादा मुझसे क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं। एक वो कैटेगरी है जो बाइलिंगुअल ब्रिज इंजीनियर हैं या इंटरप्रिटेशन एंड ट्रांसलेशन की जॉब इंडिया में भी कर रहे हैं, जिनकी जापानीज लैंग्वेज अच्छी है या ओके है, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि वो कौन से कोर्स करें जिससे वो आईटी में जापान में घुसें। सेकंड कैटेगरी उन लोगों की है जो कोर इंजीनियर हैं, जिन्होंने बीटेक किया हुआ है, बीसीए किया हुआ है, जिन्होंने अपना जो इंजीनियर्स हैं, लेकिन अब वो चाह रहे हैं कि जापान में जॉब पाएं वहाँ पे, लेकिन कैसे घुसें, क्या कोर्स है, क्या स्किल रिक्वायरमेंट है, इसकी उन्हें जानकारी नहीं है। इस वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूँगा कि दोनों कैटेगरी के आंसर दे पाऊँ। मैं खुद एक इंजीनियर पहले रह चुका हूँ, अब मैं एक मार्केटिंग सेक्टर में काम करता हूँ, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है इसका, ये पूरा स्विच मैंने कैसे किया, क्या क्या किया, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम उस कैटेगरी को लेते हैं जिन्हें पहले से ही जापानीज लैंग्वेज आती है, जो कि बाइलिंगुअल इंजीनियर हैं, इंडिया के अंदर जॉब कर रहे हैं एज अ इंजीनियर, इंफ्रा इंजीनियर या हेल्प डेस्क के अंदर काम कर रहे हैं, जो कि जापानीज कंपनी को इंडिया से लेवल 1 सपोर्ट दे रहे हैं। अगर आप जापान जाना चाहते हैं एज अ इंजीनियर, तो बेशक आपको किसी कंपनी ने यहाँ पे इंजीनियरिंग का टैग दे दिया होगा लैंग्वेज के बाद में। ग्रेजुएशन आपकी कहीं से भी हो सकती है। कई कंपनीज हैं जिनका मैं अभी नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन अगर आप वहाँ काम कर रहे हैं तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप लेवल 1 सपोर्ट करते हैं अपनी कंपनी के अंदर, जो आप जापान के लिए या यूएस में जो बेस्ड जापानीज कंपनीज हैं उनके लिए आप काम करते हैं। ज़्यादातर लोग जो हैं वो अपना अकाउंट अनलॉक करना, अपना पासवर्ड रिसेट करना, यही सब काम करते हैं। इस बेस पे अगर आपको यहाँ पे इंजीनियरिंग का टैग मिल गया होगा, लेकिन अगर जापान में अप्लाई करेंगे तो आपको वीज़ा उतनी आसानी से नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जापान में अगर आपको इंजीनियरिंग का वीज़ा चाहिए, स्किल्ड वीज़ा चाहिए, तो आपके पास या फिर कोई आईटी कोर्स होना चाहिए, या फिर कोई डिग्री होनी चाहिए, या सर्टिफिकेशन होने चाहिए। जैसे सिस्को है, आप सीसीएनए आप करते हैं, सीसीएनपी करते हैं, तो सिस्को से आप एकदम जो ग्लोबल सर्टिफिकेशन है वो आपके पास होना चाहिए, या फिर आपके पास कम से कम ऑन जॉब एक्सपीरियंस होना चाहिए 10 साल का। उसके बाद ही आप जापान में एज ए इंजीनियर या फिर किसी भी ट्रेड के अंदर एंट्री कर सकते हैं। किसी भी ट्रेड के अंदर मतलब अगर आप इंजीनियरिंग के अलावा किसी और ट्रेड में अगर जाना चाह रहे हैं तो उस सेक्टर का आपको कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक ऑप्शन आपके पास होता है, अगर आप सेल्स में जा रहे हैं, अगर आप इंडिया में किसी कंपनी में सेल्स की जॉब कर रहे हैं तो सेल्स में आप जापान में एंटर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप आईटी कंपनी में एंटर करना चाह रहे हैं तो आईटी सेल्स के लिए आईटी की नॉलेज होनी जरूरी है। अगर आप सॉफ्टवेयर बेचेंगे तो आपको सॉफ्टवेयर की जो बेसिक नॉलेज है वो होनी जरूरी है। अगर आप सर्विसेज बेचेंगे तो सर्विसेज के लिए आपको क्या सर्विस आप बेच रहे हैं वो होना बहुत ज़रूरी है। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है इसके बारे में, टू हाउ टू गेट अ आईटी जॉब इन जापान। आप उसको मेरे चैनल में दोबारा देख सकते हैं। इसमें मैंने केवल 3 सर्टिफिकेट मेंशन किए हैं: ITIL, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर लाइब्रेरी, सेकंड CCNA और CCNP। ये 3 कोर्स अगर आप कर लेते हैं, पहला जो है वो बेसिक आपका नो हाउ रहेगा कि मैनेजमेंट में कैसे होता है, कोई इशू आएगा उसको कैसे आप एस्केलेट करेंगे, कैसे उसका SLA क्या होगा, ये ITL के अंदर बताया जाता है। CCN और CCNP के अंदर आपका नेटवर्क रिलेटेड जो कोर्स होता है वो होता है। इसके जो आपको ग्लोबल सर्टिफिकेट मिलता है उस बेस पे आपको जापान वीज़ा दे देता है एज अ IT इंजीनियर जापान में एंट्री करने के लिए। अगर आप फ्रेशर हैं या आपका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी है तो कोई भी कंपनी आपको 2,20,000 पर मंथ से लेकर 2.5 लाख या 2,80 तक आराम से पर मंथ की सैलरी दे देगी। अब हम बात करते हैं दूसरी कैटेगरी की, जिसके लिए ये मेन मैंने आज वीडियो बनाया है, जो कोर इंजीनियर है।
देखिए, जापान में जाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास आपको जापानीज लैंग्वेज आनी ही चाहिए। अगर आप बहुत अच्छे, आप एआई इंजीनियर हैं, ठीक है, आप डेटा साइंटिस्ट की अच्छी खासी आपने पढ़ाई करके नॉलेज आपने अच्छी खासी उसकी गेन की हुई है, और आप अपने सेक्टर में बेस्ट हैं, अपने ट्रेड में बेस्ट हैं, तो कई ऐसी कंपनीज हैं जैसे रक्तेन है जापान के अंदर, उस वो बाइलिंगुअल ज़रूरत नहीं होती उसके लिए, जापानीज की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। ऐसी कंपनियों में आप जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कम से कम आप 1 साल का तो जापानीज लैंग्वेज पढ़ ही लीजिए। आप इंडिया में N4 लेवल तक कर ही लीजिए। वैसे रिक्वायरमेंट जो रहती है जापान के अंदर इंजीनियर्स की, उसके अंदर भी N2 और N3 लेवल वो लोग मांगते हैं। मेरी खुद की कंपनी N2 लेवल मांगती है। उसका रीज़न ये है कि जापान में बेशक आप क्लाइंट से इंग्लिश में बात कर लेंगे, लेकिन जो इंटरनल कम्युनिकेशन होगा, अगर आपको चलो आपकी सैलरी के बारे में बात करनी है, तो HR से आप कैसे बात करेंगे, राइट? तो उसके लिए आपको क्या है कि जापानीज लैंग्वेज आनी बहुत ज़रूरी है। मैं N2 N3 नहीं कह रहा हूँ, अगर आप N4 तक तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं स्किल्स की, कि कौन कौन से स्किल हैं जिनकी जापान में भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। आप सभी जानते हैं, हमेशा न्यूज़ में आता रहता है, और कई जगह आपने वीडियोस भी देखे होंगे कि जापान में भी पॉपुलेशन बहुत कम होती जा रही है, बहुत गिरती जा रही है। वहाँ पे बर्थ रेट बहुत ही ज़्यादा कम है इस वक्त। तो फॉरेन इंजीनियर्स को, जो फॉरेनर इंजीनियर्स हैं, इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स की अभी पॉसिबिलिटी है। और इंडिया के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही अभी अनएम्प्लॉयमेंट है। यहाँ पे स्किल्ड मैन पावर बहुत ज़्यादा है, स्किल्ड बहुत सारे लोग हैं जो जो अच्छे खासे। यहाँ पे आप अगर यूनिवर्सिटीज़ की कट ऑफ लिस्ट भी देखेंगे तो 90, 98, 97 ऐसे पार जाती है जो टॉप कॉलेजेस हैं उसकी। तो आप समझ सकते हैं हमारे अंदर कितना टैलेंट है इंडिया के अंदर, लेकिन यहाँ पे जॉब नहीं है। तो जापान में इसका उल्टा है फिलहाल अभी। वहाँ पे अगर आप उतने स्किल्ड नहीं भी हैं, आपको थोड़ी बहुत भी जानकारी है, तो भी आपको जॉब मिल जाएगी, लेकिन स्किल में, अपने स्किल में आपकी मास्टरी होनी चाहिए। तो आइए अब आपको मैं स्किल्स के बारे में बताता हूँ, आईटी में कौन कौन से स्किल्स के भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। आईटी के अंदर जो सबसे ज़्यादा डिमांड में भी स्किल्स हैं जापान के अंदर, वो है जावा, पाइथन, सी शार्प और रूबी। इसके अलावा डेटाबेस की जो ऑपरेशनल वर्क एक्सपीरियंस है, वो अगर आपके पास है तो ये एक बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। इसके अलावा अगर आपके पास ओरेकल, साइबेस, इसके अलावा माई एसक्यूएल और पोस्टग्रेस की अगर नॉलेज है, तो ये काफ़ी बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। जो फ्रेशर भी हैं आईटी के अंदर, उनको भी कोई भी जापानीज कंपनी ईजिली 2,20,000 JPY से लेकर 2,50,000 JPY तक आराम से दे देगी। इसके अंदर जो अदर बेनिफिट्स होते हैं वो अलग होते हैं। और इसी स्किल्स के अंदर आपको, अगर आपके पास 3 साल या उसके ऊपर का एक्सपीरियंस है, तो आपको 2.5 लाख से लेकर 3 लाख JPY तक आराम से पर मंथ का मिल जाएगा। इसके बाद आप अंदर जब जॉब स्टार्ट करेंगे, आप कंपनी को जब ज्वाइन करेंगे, तो कई कंपनीज क्या होती हैं, उनके अंदर परफॉर्मेंस बोनस होता है। आप पढ़ते पढ़ते अगर कोई और सर्टिफिकेशन कर लेते हैं, या जो काम आप कर रहे हैं वो क्लाइंट साइड में कुछ सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, क्लाइंट साइड में कुछ अगर रिक्वायरमेंट है कि अगर ये सॉफ्टवेयर की अगर आपको नॉलेज होगी, तो आपकी टीम को अगर उससे मदद मिल रही है, तो आप अगर उसकी तैयारी करके वो सर्टिफिकेशन अगर क्रैक कर लेते हैं, पास कर लेते हैं, तो आपको मंथली वो सर्टिफिकेशन का बोनस जो भी तय होता है, जैसे 5,000 JPY है या 10,000 JPY है, वो भी कई कंपनीज देती हैं। तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं नेटवर्क इंजीनियर की। जो इंफ्रा इंजीनियर होते हैं, इनके लिए CCNA, CCNP, ITL तो हर कोई कर सकता है। लिपिक 2 इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, ये काफ़ी ज़्यादा अभी डिमांड में है जापान के अंदर। अब हम बात करते हैं जो कोड इंजीनियर्स हैं, इसके अलावा जो है अपना AI वाले हैं, उनके बारे में। AI इंजीनियर सबसे ज़्यादा अभी डिमांड में है जापान के अंदर। AI इंजीनियर, मशीन लर्निंग जो है, ये बहुत ज़्यादा अभी आगे बढ़ के आ रहा है। बिग डेटा है। इसके अलावा अगर हम AI इंजीनियर की बात करें तो पाइथन, RC, इसके अलावा मैथमेटिकल नॉलेज होनी ज़रूरी है आपके पास, कैलकुलस होना चाहिए। इसके अलावा हम देखें तो अपना डेटाबेस ऑपरेशन नॉलेज है, नॉर्मल डेटाबेस और क्लाउड डेटाबेस, और क्लाउड टाइप होता है, ये दोनों की रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा पाइथन लाइब्रेरी जो होता है, उसके अंदर आपकी रिक्वायरमेंट है। मशीन लर्निंग वर्क फ्रेम जो है, फ्रेमवर्क, इसकी अगर नॉलेज है आपके पास, टेंसर फ्लो हो गया, इसके अलावा अपना केरास हो गया, इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। ये स्किल्स आपके पास हैं तो कोई भी कंपनी आपको स्टार्टिंग में भी विद बेसिक जापानीज लैंग्वेज अगर आपके पास नॉलेज है, तो 4 लाख JPY तक भी कोई भी कंपनी आपको दे सकती है। मिनिमम 3.5 लाख JPY तो कोई भी कंपनी आपको स्टार्ट में दे देगी। और अगर आपके पास थोड़ा एक्सपीरियंस है,
तो आपको आराम से 4 लाख 4.5 लाख पर मंथ बड़े प्यार से मिल सकता है विदाउट जापानीज लैंग्वेज। आशा करता हूँ इसमें आपको एक हल्का फुल्का आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर हुए होंगे। ये वीडियो काफ़ी और बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं इसमें आगे जानकारी देता रहूँ तो। अगर मुझसे कुछ स्किप हो गया है तो आप मुझसे नीचे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, और आगे वीडियो में कोशिश करूँगा कि जो कुछ पॉइंट रह गए हैं वो भी मैं कवर करूँ। धन्यवाद।